स्वागत है आज की क्लास में आप लोगों का। देखिए, लास्ट टर्म पर जो हमने बात किया था वो टू स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों जो है वो ज़रूरी होता है, उसके बारे में हमने बताया था आपको। और साथ में हमने COP भी निकाल के बताई थी कि टू स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम मल्टी स्टेजिंग का केस क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और टू स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम में COP कैसे निकाली जाती है। लेकिन वहाँ पर याद करिए कि हमने एक एजम्पशन लिया था। एजम्पशन ये था कि जो मास फ्लो रेट था चार्ज का इवेपोरेटर में वो यूनिट था, है ना। लेकिन हमेशा तो यूनिट होगा नहीं, तो इसमें अलग अलग तरीके के मास फ्लो रेट होंगे। तो उसमें हम एक इसी तरीके का एक टिपिकल एग्जांपल ले रहे हैं और वो हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से अगर मास फ्लो रेट यूनिट ना हो तो कैसे हम उसको जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालते हैं। उस COP पर तो अगर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। अगर आप M3 या M5 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कैसे ये होता है, उसी पर हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये न्यूमेरिकल जो है वो कुछ इस प्रकार से है। तो ये है एक टू स्टेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स बिटवीन दी प्रेशर लिमिट्स। देखिए, प्रेशर लिमिट्स दी हुई है, इतने बार यहाँ होना चाहिए था। चलिए ठीक है, आप माप समझ लीजिएगा। 9.634 बार एंड 1.828 बार, है ना। और इन दोनों पर जो है सेचुरेशन टेम्परेचर दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस और -15 डिग्री सेल्सियस। ये हायर प्रेशर है, ये लोअर प्रेशर है, इसका मतलब कि ये इवेपोरेटर का प्रेशर है। ये सारी बातें इस पर दे रखी है इन्होंने। कह रहा है ऑब्टेन दी COP निकालना है हम लोगों को। फिर कह रहा है एंड द कैपेसिटी फॉर ए फ्लो रेट ऑफ 0.2 kg/s थ्रू द इवेपोरेटर। अगर इवेपोरेटर में अब जो है देखिए यहाँ पर जो है कैपेसिटी निकालनी है, फ्लो रेट जो दे रखा है 0.2 kg/s दे रखा है ना। ये चीज़ यहाँ थोड़ा सा डिफर कर रही है, यहाँ यूनिट नहीं है। तो अभी कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये कि आपको एक बार अगर करके दिखा दिया जाएगा तो आप फिर आसानी से उसे कर सकते हैं थ्रू द इवेपोरेटर, है ना। द इंटरमीडिएट प्रेशर मतलब जो बीच का स्टेज है वहाँ का जो प्रेशर है वो ये आता है 4.238 बार। कह रहा है कंपेयर दी COP भी, और आगे अभी कंपेयर भी करवा रहा है COP को एंड दी कैपेसिटी, और कैपेसिटी को भी। दी टू स्टेज सिस्टम, ये जो टू स्टेज सिस्टम जो ऊपर दिया गया है जिसका डेटा, इस टू स्टेज सिस्टम की COP और कैपेसिटी इन दोनों को वो कंपेयर करा रहा है विद द कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल स्टेज ऑपरेटिंग बिटवीन द एबव प्रेशर लिमिट्स। कह रहा है अगर मान लीजिए कि ये टू स्टेज ना होता, अगर ये सिंगल स्टेज होता तो ये और सेम प्रेशर लिमिट के बीच में वर्क करता। एक मतलब एक सिंगल कंप्रेसर होता, दो कंप्रेसर ना होते। यहाँ पर देखिए दो कंप्रेसर लिए गए हैं, है ना। अभी हम बताते हैं आगे भी। और कह रहा है कि इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करिए वो R12 एज ए रेफ्रिजरेंट इसको यूज़ करना है। तो जो ये चीज़ ये ध्यान रखना कि इसमें एक डेटा जो इसकी डेटा बुक है वो लेनी पड़ेगी रेफ्रिजरेशन वाली, और उससे आपको जो है ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो फिलहाल डेटा बुक से तो ये काम चल जाएगा, लेकिन अब हम कैसे इसको जो है सॉल्व करेंगे, कैसे इनिशिएट किया जाएगा, इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखो, पहले टू स्टेज सिस्टम को ज़रा समझो। देखो, ये सबसे लोअर प्रेशर है ये, है ना, और ये सबसे हायर प्रेशर है। तो लोअर प्रेशर में जब एक बार ये लोअर प्रेशर कंप्रेसर पर और ये हायर प्रेशर कंप्रेसर पर, तो ये लोअर प्रेशर कंप्रेसर पर जब कंप्रेस किया गया तो कंप्रेस करने पर देखिए ये यहाँ से यहाँ पर गया और ये कंप्रेस करके यहाँ पर भी ले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर पर कूलिंग हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये कंप्रेस फिर से किया गया। तो ये लो प्रेशर कंप्रेसर है, ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर कंप्रेसर है। तो दो तरीके से कंप्रेसर यहाँ पर हमने यूज़ किए। तो अब कहता क्या है कि जब हमने यूज़ किया तो 0.1 से 0.2 पर पहुँचे हम पहले कंप्रेसर के बाद लो प्रेशर पर। फिर उसके बाद इंटरकूलिंग के बाद फिर जो है हमको जो वेपर सेपरेट होती है उसके बाद फिर हम 3 से 4 पर पहुंचते हैं। तो 3 से 4 ये है हाई प्रेशर कंप्रेसर के लिए है। तो अब जो देखो यहाँ से जब हम चले इधर, तो यहाँ से 5 से 6 ये हाई प्रेशर वाले के लिए है, ये यहाँ एक्सपेंशन वॉल, और दूसरा एक्सपेंशन वॉल लगा हुआ है 7 से 8 वाले के लिए। तो यहाँ पर जो है अब सारी चीज़ें उसी तरीके से हैं जैसे हमने पिछले वाले में किया था।
और कैसे इसको जो है सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और जो डेरिवेशन किया है उसी की हेल्प हम लेंगे यहाँ पर, उसी को हम उसी की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो वो डेरिवेशन तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए जो यहाँ पर हमारे पास एंथैल्पी है, क्योंकि ये पीएच डायग्राम है, एंथैल्पी H7 हम लिख रहे हैं। हम लिखने के लिए वैल्यू यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ जगह नहीं थी तो उसको हमने अलग अलग लिख दिया। और ये सारी वैल्यूज़ हम पीएच चार्ट वाली जो है हम देख लेते हैं, उस टेबल से देख करके सब लिख रहे हैं सारी वैल्यूज़। ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ जो है हम देख करके लिख रहे हैं। अभी चूंकि हमारे पास टेबल अवेलेबल नहीं तो टेबल से भी हम दिखा देते हैं कि कैसे ये वैल्यू। वैसे अगर आप R12 में देखोगे तो आप चूंकि अगर आपको जो है मोलियर चार्ट और स्टीम टेबल देखनी अगर आती है तो वो बिल्कुल प्रोसेस वैसे ही है। आप देखेंगे तो आप अपने आप समझ में आ जाएगी कैसे ये वैल्यूज़ होती हैं। तो फिलहाल के लिए देखो, ये यहाँ पर हमने ये इसको H5 लिख दिया, इसको यहाँ के एंथैल्पी को हमने H1 लिख दिया, क्योंकि पीएच डायग्राम इधर एंथैल्पी ये ले रहे हैं। इधर की H3 लिख दिया, इधर की H2 लिख दिया, इधर की H4 और इधर की H2 डैश। और इन सब की सेपरेट वैल्यूज़ देख रहे हैं आप, जो सेपरेट वैल्यूज़ आई हुई हैं, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ हमने सेपरेट इसकी लिख दी। कुल मिलाकर के जो प्रोसेस होना है टू स्टेज में, तो टू स्टेज में जो प्रोसेस होना है वो इस तरीके से होना है। ये इंटरमीडिएट प्रेशर आप देख रहे हैं 4.238 बार, ये इसका इंटरमीडिएट प्रेशर आ जाता है ना। अब पहला काम हम ये करते हैं कि COP तो निकाल लेंगे हम आसानी से, कब, जब हमको कंप्रेसर वर्क मिल जाएगा। तो कंप्रेसर वर्क, तो दोनों कंप्रेसर वर्क हमको निकालना है, लोअर प्रेशर कंप्रेसर का और हायर प्रेशर कंप्रेसर का, दोनों का कंप्रेसर का वर्क निकाल करके जोड़ दीजिए। तो टोटल कंप्रेसर वर्क यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कैसे अब निकालेंगे, यहाँ पर अगर यूनिट मास फ्लो मान रहे हैं हम, तो जो कंप्रेसर वर्क होगा लोअर प्रेशर का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा W लो प्रेशर कंप्रेसर का जो वर्क हो जाएगा, हम वर्क पॉजिटिव लिख रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा H2 माइनस H1। ये लो प्रेशर कंप्रेसर का जो वर्क आया, ये H2 की जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पर H2 की वैल्यू हमने शायद इसमें नहीं लिखी है। ज़रा H2 की वैल्यू हम देखिए, इसमें हम देख करके पहले H2 की वैल्यू समझते हैं कि H2 की वैल्यू होगी क्या। देखिए यहाँ पर H2 की वैल्यू है 1, ये H2 H3, H2 की जो वैल्यू है ये H2 की वैल्यू ये है ना। यहाँ पर हम जो H3 की वैल्यू लिखेंगे वो अलग हो जाएगी। H3 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 193.02 किलो जूल पर केजी। ये एक भूल गए थे लिखना, H2 की वैल्यू थी 195, ये आगे आ गया। हाँ, H3 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है, इसलिए जो है ठीक है, 3 पहले आ रहा है 2 बाद में आ रहा है, तो उसकी एंथैल्पी बढ़ेगी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, हम वैल्यू रख देंगे अभी फिलहाल के लिए, पहले इसको लिखते हैं, वैल्यू लिख, चलो लिख लो वैल्यू। तो ये हो जाएगी 195.67 माइनस, और जो H1 की वैल्यू है वो क्या है 181.94, ये वैल्यू हमारे पास लोअर प्रेशर कंप्रेसर की आ गई। अब हम हायर प्रेशर कंप्रेसर की तरफ बढ़ेंगे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टास्क है कि वर्क डन फॉर हाई प्रेशर कंप्रेसर। तो हाई प्रेशर कंप्रेसर के लिए जो वर्क डन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो अगर यहाँ पर जो माना है हमने यूनिट मास फ्लो कर रहा है ये माना है। तो याद करिए जब उसमें डेरिवेशन में हमने बताया था आपको, तो यहाँ पर M3 मास जो फ्लो करेगा M3, और यहाँ हो जाएगा एंथैल्पी का जो चेंज H4 माइनस H3। तो अब हमको यहाँ पर ये निकालने के लिए M3 निकालना पड़ेगा। तो M3 का जो फार्मूला था, याद करो क्या आया था, वो था H2 माइनस H7 अपान H3 माइनस H5, ये था फार्मूला, ये M2 का फार्मूला था, M3 का। तो ये आ जाएगा 195.67 माइनस H7 की वैल्यू है 45.51 होल अपान, और वैल्यूज़ रखते हैं आगे हम। H3 की वैल्यू आती है, तो सारी वैल्यूज़ अगर रख दिया जाएगा, और H3 की जो वैल्यू है 193.02 रखते हैं,
और H5 की वैल्यू 74.77 रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि जो ये M3 की वैल्यू आती है वो 1.27 kg आ जाती है। तो ये यहाँ पर जब आया तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। M3 की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये चीज़ पता चल गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, वर्क डन निकालते हैं, है ना। तो जो टोटल वर्क डन जो आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, वर्क डन टोटल, ये कंप्रेसर वर्क है ये। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर कंप्रेसर का वर्क और प्लस हाई प्रेशर कंप्रेसर का वर्क। तो ये दोनों वर्क हम जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तभी हमारे पास टोटल वर्क आएगा। ये वैल्यू अलग है, ये सेपरेट कर लीजिए आप इसकी वैल्यू को, है ना। तो जब इन दोनों को हम लिखेंगे और जोड़ेंगे तो ये जो वैल्यू है वो है 195, या चलो लिख लो H2 माइनस H1, और ये हो जाएगा प्लस M3 H4 माइनस H3। सारी वैल्यूज रखें तो रखने पे जो वैल्यू आती है ये हो जाएगी 195.67 माइनस 181.94 प्लस M3 की जो वैल्यू आई है वो है 1.27 और H4 की जो वैल्यू आ रही है वो है 208.5 माइनस H3 की जो वैल्यू आ रही है 193.02 ये वैल्यू आती है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये किलो जूल पर केजी के लिए है तो यहाँ पर भी किलो जूल पर केजी हो जाएगा। देखिए केजी इसकी यूनिट है और ये किलो जूल पर केजी में है, ये किलो जूल पर केजी में है। तो यहाँ पर केजी से केजी ये यूनिट कट जाएगा। तो 1 किलो जूल 1 केजी के लिए है, तो यूनिट मास फ्लो कर रहा था, तो ये उसके हिसाब से आप समझ लीजिए कि जो है ये एंथैल्पी आ जाएगी। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एंथैल्पी का जो पोर्शन आया वो हमने आपको बताया कि किस तरीके से किलो जूल पर केजी में ये वर्क डन दे रहा है। तो जो वर्क डन आया, टोटल वर्क डन, ये बराबर आ जाएगा वर्क टोटल, ये बराबर यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको तो 33.39 किलो जूल पर केजी, ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया। टोटल कंप्रेसर वर्क है ये क्या है, ये टोटल कंप्रेसर वर्क, दोनों कंप्रेसर का वर्क हमने यहाँ पर निकाल लिया। देखो हमको सीओपी निकालना है, तो सीओपी निकालने के लिए तुरंत ध्यान में ये आया कि हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क डन हमको टोटल चाहिए होता है। तो सीओपी जो प्लांट किया जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क टोटल, टोटल कंप्रेसर वर्क अभी हम लिखेंगे इसको। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये H1 माइनस H7 होगा, ये वाला नहीं लिया जाएगा। लोग बच्चे क्या करते हैं, गलती से यहाँ का ले लेते हैं, यहाँ वाली नहीं, यहाँ का नहीं लिया जाएगा, यहाँ का लिया जाएगा H1 माइनस H7। तो H1 माइनस H7 होल अपान ये हो जाएगा W टोटल। तो H1 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 181.94, ये आ गई। H7 की वैल्यू है 45.51, तो ये आ जाएगी वैल्यू 45.51 अपान टोटल वर्क डन आ जाएगा ये अपान 33.39, ये टोटल वर्क आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.086, ये सीओपी की वैल्यू आ गई। तो सीओपी हमारे पास इस तरीके से निकल करके ही आया। तो इसका तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीओपी निकालिए, तो सीओपी तो हमारे पास निकल आई इसकी। तो अब उसके बाद कह रहा है कि कैपेसिटी फॉर फ्लो रेट, तो कह रहा है तो कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम for flow rate of refrigerant, flow rate of
जो फ्लो रेट दिया हुआ कितना दिया हुआ है 0.2 kg/s ये दिया हुआ है फ्लो रेट, है ना, लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको निकालना है टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो ये कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, तो कैपेसिटी बराबर हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाल लीजिए। तो मास फ्लो रेट यहाँ पर दिया हुआ है, मास फ्लो रेट यहाँ पर, तो 0.1 पर मास फ्लो रेट m1 और उसके बाद h1 माइनस h7, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ गया। और इसको जो है हम ये kg/s में दिया हुआ है ना, तो हम अपान kg/s में है ये, तो हम अपान जो है इसको 3.5 कर लें, तो ये जो होगा ये टन में आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 0.2 और h1 की जो वैल्यू है 181, ये लिखा हुआ है 0.94, और h7 की जो वैल्यू है वो ये लिखी हुई है, ज़रा ये देखिए h7 की वैल्यू है ये 45 माइनस 45.451, ये है अपान 5। तो 3.5 जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 4.086। तो ये कैपेसिटी आ गई। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया COP और कैपेसिटी ये आ गए, ये चीज़, ये दो आंसर आए। पहले आपको दिए समझ लीजिए आप पहले, है ना। तो ओह सॉरी, ये तो वही लिख दिया मैंने, ये जो है सॉल्व तो मैंने किया था इसको, ये आया है 7.8 टन, ये आएगा, ये आंसर आएगा। तो ये आंसर यहाँ पर इस तरीके से आता है। अच्छा, ये तो हमने पहला पार्ट इसका लगाया कि जब इसको सॉल्व किया और हमने कैपेसिटी निकाल ली और COP निकाल ली। अब हम आगे करते हैं इस पे कि जब इसको सिंगल स्टेज में हम इसको पहले हम अगर मान के चले कि सिंगल स्टेज में रहा होता तो कंप्रेशन डायरेक्ट यहाँ से, तो कंप्रेशन किस तरीके से होता है, ज़रा फिगर में आता है फिर से देख। तो अब जो कंप्रेशन होता वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर होता, यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट कंप्रेशन होता। तो ये कंप्रेशन यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो कंप्रेसर वर्क यहाँ से यहाँ तक की जो एंथैल्पी चेंज होगी हम उससे निकालेंगे, है ना, कंप्रेसर वर्क निकल आएगा। और उस केस में जो हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है अब यहाँ से चेंज हो जाएगा। देखो फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर जो है ये पूरा एक यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्सपेंशन वॉल लगता और डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट यहाँ से यहाँ पर आता, भाई कूलिंग होती यहाँ से यहाँ तक जाता और उसके बाद फिर यहाँ पर वॉल लगा होता और डायरेक्ट फिर वो यहाँ से यहाँ पर इवेपोरेटर प्रेशर पर गिरता। इंटरमीडिएट का कोई मतलब ही नहीं था उस केस में। फिर तो यहाँ से फिर हम जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लेंगे वो क्या लेंगे, H1 माइनस यहाँ पर जो आ जाएगा ये यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए कंप्रेसर वर्क तो ये हो गया H1 माइनस H5, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ गया, और कंप्रेसर वर्क हो जाएगा H2 डैश माइनस H1, ये कंप्रेसर वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर इस केस में जब सिंगल स्टेज का केस हम देख करके चलेंगे, ये मान के चलेंगे कि ये सिंगल स्टेज में वर्क कर रहा है, तब कैसे लगेगा, आइए लिखते हैं इसको। देखिए इन केस ऑफ सिंगल स्टेज, सिंगल स्टेज कंप्रेशन हो रहा है, तब उस केस में क्या हो जाएगा, हम जो COP निकालेंगे, COP बराबर फॉर्मूला आप याद करिए H1 माइनस H5 अपान H2 डैश माइनस H1। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, सारी वैल्यूज़ हम लिखते हैं एक एक करके। चलिए लिख लेते हैं वैल्यू। तो वैल्यू आ जाएगी ये 181.94 माइनस H5 की जो वैल्यू है वो है 74.77 होल अपान, और H2 डैश की वैल्यू है 211.36 माइनस ये H1 की जो वैल्यू है वो है 181.94। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। ये सिंगल स्टेज के लिए है, ये सिंगल स्टेज के लिए COP, और ये वाली COP क्या है, ये COP है ये 2 स्टेज के लिए, ये 2 स्टेज में COP आई है। तो यहाँ पर जो आया ये सिंगल स्टेज में COP जो आ रही है, इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी
3.661 ये वैल्यू COP की आ गई। तो अब COP में अगर मल्टी स्टेजिंग किया गया तो यहीं पर हम बता सकते हैं कि जो COP है उसमें रिलेटिव इम्प्रूवमेंट कितना आया। ये सारी बातें हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिलेटिव इम्प्रूवमेंट अगर हम बोलें, देखिए यहाँ पर इसकी COP की वैल्यू एक, तो देखिए COP की वैल्यू 2 स्टेज में ये आई और सिंगल स्टेज में आई, तो COP क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस वाले 2 स्टेज के केस में तो COP 2 स्टेज ये जो है ज़्यादा होगी COP सिंगल स्टेज, इससे ज़्यादा हो जाएगी। आप देख रहे हैं जो वैल्यू आई 4.086 और ये ज़्यादा है वैल्यू 3.661 से। और यहीं पर अगर हम कंपेयर करा लें तो रिलेटिव इम्प्रूवमेंट हम लेंगे तो जो आया हमारे पास 086/3.661, इसको सॉल्व करिए तो वैल्यू आ जाएगी 1.16। ये रिलेटिव इम्प्रूवमेंट आया इसमें। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है COP की, अगर हम मल्टी स्टेजिंग करते हैं तो देखिए COP यहाँ पर बढ़ी हुई आई। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं कि उसी प्रेशर रेशियो के बीच में जब हमने 2 स्टेज पे किया तो COP जो हमारे पास आ रही है वो 4.086 आ रही है। जहाँ पर हमने सारी चीज़ें, सारे कैलकुलेशन उसी तरीके से किए जो फंडामेंटल हमारे पास थे। और जब सिंगल स्टेज मान करके किया सेम प्रेशर रेशियो पर, सारे डेटा हमने ले करके टेबल से देखे उसमें, तो यहाँ से जो आई वैल्यू वो ये वैल्यू आ रही 3.661 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव इम्प्रूवमेंट आया वो 1.16 के बराबर आया और COP 2 स्टेज की यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि सिंगल स्टेज से ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर 2 कंप्रेसर लगाने का, लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाले 2 कंप्रेसर लगाने का काफ़ी एडवांटेज मिला। तो इससे एक चीज़ ये प्रूफ हो गई, मतलब हम यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल डेटा से उस बात को प्रूफ भी करवा रहे हैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू कि आप देखिए कि किस तरीके से कैसे कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है मल्टी स्टेजिंग के केस में और कैसे जो है COP इंक्रीज होती है। आगे बढ़ते हैं, हम कैपेसिटी के बारे में ज़रा थोड़ा सा देखेंगे। आइए अब बात करते हैं कि द कैपेसिटी फॉर 2 स्टेज सिस्टम और कैपेसिटी फॉर सिंगल स्टेज सिस्टम की। देखिए कैपेसिटी फॉर 2 स्टेज सिस्टम तो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी पीछे, हम यहाँ फिर से लिख देते हैं उसको, जरा देख लीजिए आप उसको। तो वो क्या थी, कैपेसिटी फॉर 2 स्टेज सिस्टम। टू स्टेज सिस्टम के लिए जो कैपेसिटी थी वो क्या थी, जरा देखिए। वो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं M1 डॉट और जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आया था H1 माइनस H7 था और वो अपान 3.5 आपने किया था। तो वैल्यूज़ आपने जब रखी थी तो क्या आया था, ये वैल्यू दी हुई थी, क्वेश्चन में ही दी हुई है 0.2 kg/सेकेंड। तो चूँकि फ्लो रेट पर सेकेंड में दिया है इसलिए यहाँ पर 3.5 रखा है। अगर पर मिनट में दिया हो तो 210 रखा जाता है यहाँ पर। तो इसलिए आप समझ में आ गया होगा कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालना है आपको, फंडामेंटल मैंने पढ़ाया है। नहीं समझ में अगर आ रहा है कि 3.5 से डिवाइड हमने क्यों किया है, तो आपको पहले शुरू से 10-12 चैप्टर, जो 10-12 लेक्चर्स हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप उसको सुन लीजिए अच्छी तरीके से, ये बात समझ में आ जाएगी कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो क्योंकि बेसिक या फंडामेंटल जो है रेफ्रिजरेशन का उतने में ही है, बाकी चीज़ें सब उसी को हम अप्लाई करके यहाँ पर सब बता रहे हैं। तो ये देखिए सारी वैल्यूज़ हमने लिखी और लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7.8 टन। ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई है ना। अब इसी तरीके से कैपेसिटी अब सिंगल स्टेज के लिए, तो कैपेसिटी फॉर सिंगल स्टेज
अब सिंगल स्टेज के केस में कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? तो मास फ्लो रेट तो इवेपोरेटर का वही मान के चलेंगे 0.2 kg पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ये चेंज हो जाएगी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट H1 माइनस H5 हो जाएगा। याद करिए पिछले वाले केस में जो है जब 2 स्टेज था तो जो फाइनल जब रेफ्रिजरेंट आ रहा था वो H7 से इवेपोरेटर या 7th स्टेज से इवेपोरेटर में आ रहा था, मतलब 7 to 8 जो जा रहा था वो तो यहाँ पर एक्सपेंशन वाला लिया जा रहा था। यहाँ पर क्या है कि अब पाइप से डायरेक्ट यहाँ पर इवेपोरेटर प्रेशर पे आ रहा है, तो इस तरीके से इसको लेंगे अपान 3.5, क्योंकि फ्लो रेट हमने जो है वही लेकर के किया है। तो 0.2 वैल्यूज़ रख लीजिए आप यहाँ पर। H1 की जो वैल्यू है वो है 181.94 माइनस H5 की जो वैल्यू है वो है 74.77। तो ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद अपान 3.5 कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने पर हम देखते हैं ये वैल्यू आती है 6.12 टन। अब आप क्लियर है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैपेसिटी है वो इन केस ऑफ 2 स्टेज ये क्या है, वो बढ़ गई है, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कैपेसिटी इन केस ऑफ सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज ये वैल्यू कितनी है 7.8 और ये जो वैल्यू है वो 6.12। तो कुल मिलाकर के जो आपने देखा ये जो आया ये कंपैरिजन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का आया। तो कुल मिलाकर के आपने ये चीज़ यहाँ से देखी कि इन केस ऑफ जो रिजल्ट आया इन केस ऑफ मल्टी स्टेजिंग द COP and refrigeration effect both increases, दोनों क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर COP भी बढ़ जा रही है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ जा रहा है। तो इससे आपको ये बात क्लियर हो गई कि जब भी, अच्छा इसी तरीके से अगर आप 3 स्टेज भी कर सकते थे। देखिए सॉल्व करने का तरीका तो सब वैसे ही होगा, कॉन्सेप्ट सारे सब उसी तरीके से अप्लाई होते हैं, कहीं कोई अलग नहीं है। तो हमने बेसिकली आपको 2 स्टेज से लेकर के समझा दिया है कि सारी चीज़ें क्या हैं। अगर आप 3 स्टेज पढ़ना चाहोगे तो नियम सारे वही लगते हैं, नियम कहीं कोई अलग का तो है नहीं, तो नियम सारी चीज़ें वही हैं, उसी को यूज़ करते हुए हम इसको लगा लेंगे। तो यहाँ पर चूँकि 2 स्टेज की बात थी और डेटा बहुत ज़्यादा था, इसीलिए क्वेश्चन में उन्होंने डेटा दिया नहीं और उन्होंने कहा कि आप उसको टेबल से देख लीजिए। देखिए टेबल देखने के लिए आप सब पता तो वही है आप लोगों को कैसी टेबल देखी जाती है, और एग्ज़ाम में भी जो है ये कोशिश यही की जाती है कि जो डेटा बुक है वो आपको इशू ना की जाए और सारे डेटा आपको उस पर लिख करके दिए जाए। तो कोशिश करना कि आप देख लेना कि हो सकता है कि पेपर के पीछे ये सारे डेटा एक साथ कहीं दिए हुए हों, तो वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा। क्योंकि डेटा बुक जो है जनरली अवॉइड की जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी होती हैं जो एक एक नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में पहले से क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है और उसमें से पहले से लिखी रहती है। तो बच्चे क्या करते हैं उसका फिर यूज़ करते हैं, उसमें डेफिनेशन उधर से देख करके और क्वेश्चन का आंसर जो है वो आसानी से लिख ले जाते हैं। तो मतलब जो भी डेटा बुक है उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की जाती हैं कि ये क्या होता है, डेफिनेशन के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। अब आपके पास अगर डेटा बुक होगी तो आप अपने देख करके समझ जाओगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो जनरली ये चीज़ जो होगी वो अवॉइड की जाएगी। तो लेकिन आपको सारी बातें देखनी आनी चाहिए, क्योंकि डेटा बुक देखना और साइक्रोमेट्रिक चार्ट भी अभी हम आगे बताएंगे, आगे चल करके जब एयर कंडीशनिंग बताएंगे तो वहाँ पर वो सब चीज़ें देखना, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि डेटा जब आपको डेटा रेफ़र करना डेटा देखना आ जाएगा, समझना आ जाएगा, तो उस केस में कोई भी रेफ्रिजरेंट दे दिया जाए और उससे संबंधित अगर डेटा आपके पास है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो और अलग अलग रेफ्रिजरेंट जो आपके पास है उस पर कंपेयर कर सकते हैं कि किस केस में आपकी COP ज़्यादा आएगी, किस केस में कम आएगी सेम प्रेशर रेशियो के बीच में। मतलब अगर मान लीजिए 2 रेफ्रिजरेंट या 3 रेफ्रिजरेंट आपके पास है और आपको उसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो है किससे जो है आपकी उसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या COP ज़्यादा आएगी,
तो आप उससे जो है डेटा देख करके आप कैलकुलेट करके COP और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दोनों आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसा मैंने कि इस क्वेश्चन में बताया है, और निकाल करके आप रिजल्ट को पा सकते हैं कि कौन सा हमको रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करना है। तो कुल मिलाकर के हमें समझ में ये आता है कि अब आपको जो है ये सब चीज़ें, इसकी इस तरीके के क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आप लगा लेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।